ये लोग जो पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों रुके, आगे क्यों नहीं गए, वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के हमलों के बाद सोचा था कि कुछ ना करना ही सबसे अच्छा है। बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को ये जवाब नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने सीज फायर ट्रंप के कारण होने की बात को नकारा। तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और जयशंकर का बचाव करते हुए बोले, आप लोग हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा किसी विदेशी नेता की बात पर क्यों भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद जयशंकर ने विपक्ष को 26/11 याद दिला दिया। उन्होंने शर्म अल शेख समझौते का भी जिक्र किया, वही समझौता जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर ये कहा कि आतंकवाद दोनों ही देशों के लिए एक जैसा खतरा है। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में बोले। उन्होंने कहा, शर्म अल शेख यूपीए सरकार की गलती थी। उन्होंने प्रणब मुखर्जी की किताब का हवाला भी दे दिया। राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी की किताब द कोलियन ईयर्स का हवाला दिया और किताब में ये लिखा था कि भारत को ये साफ जानकारी थी कि आतंकवादी कराची पोर्ट से आए थे। उसमें लिखा गया था कि जब इस मुद्दे पर कैबिनेट की मीटिंग हुई तो कुछ मंत्री पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यानी मुखर्जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम बात उसी समझौते की करेंगे जिसका जिक्र विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने किया, यानी शर्म अल शेख। क्या था ये समझौता? शर्म अल शेख का बयान और उसमें बलूचिस्तान का जिक्र कैसे तब की यूपीए सरकार की एक भूल मानी जाती है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। तारीख 16 जुलाई साल 2009। 26/11 हमले हुए अभी महज कुछ ही महीने हुए थे। मिस्र के शर्म अल शेख में 15वां नॉन अलाइन मूवमेंट समिट 11 से 16 जुलाई तक हो रहा था। इसी दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच समिट के आखिरी दिन एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। 26/11 के हमले के बाद ये पहली कोई ज्वाइंट प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान की जनता के लिए ये स्टेटमेंट आम था, लेकिन इस ज्वाइंट स्टेटमेंट ने भारत में हंगामा मचा दिया। क्या था इस स्टेटमेंट में? 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत का स्टैंड साफ था। जब तक पाकिस्तान उन हमलों के गुनहगारों पर सख्त एक्शन नहीं लेता, तब तक कोई ढंग की बातचीत या फिर कंपोजिट डायलॉग यानी कि दोनों देशों के बीच कोई भी मुद्दों पर बातचीत शुरू नहीं होगी। यूपीए सरकार बार बार कहती थी कि पाकिस्तान को पहले आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन शर्म अल शेख की मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उसी दिन मनमोहन सिंह और गिलानी ने भारत पाकिस्तान रिश्तों के हर पहलू पर चर्चा की और आगे का रास्ता निकालने की कोशिश की। दोनों इस बात पर राजी हुए कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे खत्म करने के लिए दोनों देशों को मिलकर ही काम करना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुंबई हमलों के दोषियों को सजा दिलाना जरूरी है और गिलानी ने जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान इस मामले में पूरा जोर लगा रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने मुंबई हमलों की जांच पर एक अपडेटेड डोजियर यानी कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी भारत को दी है और सबूत मांगे हैं। मनमोहन सिंह ने तब कहा कि भारत उस डोजियर को देखेगा। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकी खतरा होगा तो वो दोनों एक दूसरे को फटाफट और भरोसेमंद जानकारी देंगे। लेकिन गिलानी ने बातों ही बातों में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को अपने बलूचिस्तान प्रांत और कुछ दूसरी जगहों पर खतरों की जानकारी है। यही बलूचिस्तान का जिक्र बड़ा मसला बन गया, क्योंकि ये पहली बार था जब इसे भारत पाकिस्तान के ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाला गया। पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत पर बलूचिस्तान में बगावत भड़काने का इल्जाम लगाता रहा और भारत इसे हमेशा नकारता रहा। ज्वाइंट स्टेटमेंट में दो बातें ऐसी थी जिनसे भारत में हंगामा तेज हुआ। पहली, बातचीत को आतंकवाद से अलग करना। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि कंपोजिट डायलॉग को पाकिस्तान के आतंकवाद पर एक्शन से जोड़ना नहीं चाहिए। ये भारत के उस सख्त रुख के खिलाफ था जिसमें कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों पर नकेल नहीं कसेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरा था बलूचिस्तान का जिक्र। बलूचिस्तान का नाम आने से कई लोगों को लगा कि भारत ने जैसे पाकिस्तान के इल्जामों को मान लिया हो, जबकि भारत हमेशा से इन इल्जामों को खारिज करता आ रहा है। इस स्टेटमेंट को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ था। सुषमा स्वराज जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, उन्होंने लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से सवाल किए। प्रणब मुखर्जी तब ये कह रहे थे कि बयान में बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान का रुख था, भारत का नहीं। तब सुषमा स्वराज ने पूछा कि बलूचिस्तान का नाम जोड़ने से भारत का कौन सा हित हुआ? आतंकवाद को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को अलग करने से भारत को क्या फायदा होगा? तब तत्कालीन विदेश मंत्री एस एम कृष्ण ने इसका जवाब भी दिया।
उन्होंने कहा, जब दोनों प्रधानमंत्रियों की बात हुई तो बलूचिस्तान का मुद्दा उठा और हमने उसे स्वीकार किया, क्योंकि इसमें छुपाने की कुछ भी चीज नहीं थी। इसके बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हमें छिपाने को कुछ नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हर चीज को ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाल देंगे? पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो भारत के बलूचिस्तान में दखल के सबूत दुनिया के सामने लाएंगे। वो कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में अपने दूतावासों से बलूचों को हथियार और पैसा दे रहा है। फिर बलूचिस्तान का नाम इस बयान में क्यों डाला गया? बयान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान में विद्रोह भड़काने का इल्जाम लगा दिया। आतंकवादी और पीड़ित के बीच का फर्क ही मिटा दिया गया। 7 समुद्रों का पानी भी इस शर्मिंदगी को नहीं धो सकता, ऐसा कहना था यशवंत सिन्हा का। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। यूपीए सरकार ने फॉरेन डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। थोड़ी शुरुआती हिचक के बाद मनमोहन सिंह का पूरा साथ दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान से बात करने का मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करना नहीं है। संसद में भी मनमोहन सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है और इससे भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख कमजोर नहीं होता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से प्रभावित बाकी बड़े देश भी उससे बात कर रहे हैं। अगर भारत सीधे बात नहीं करेगा तो किसी तीसरे देश के जरिए बात करनी पड़ेगी, जो ना तो उतना असरदार है और ना ही भारत को पसंद। मनमोहन सिंह ने तब कहा कि साउथ एशिया में बाहरी ताकतों का दखल हमें मंजूर नहीं और बातचीत और जुड़ाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार के मुताबिक वो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक मूव था और इन्हीं मुंबई हमलों के चलते देश की सुरक्षा और सीक्रेट इंटेलिजेंस की नाकामी सामने आई। ऐसे में जरूरत थी ऐसी एजेंसी की जो पूरे देश में बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच पड़ताल कर सके, जो आतंकवाद, देशद्रोह, फेक करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क जैसे मामलों की जांच कर सके। और इसी के बाद एनआईए को बनाया गया। 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्ट 2008 संसद में पास हुआ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी। ये भारत में आतंकवाद को टैकल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में आतंकी हमले नहीं हो रहे थे। 2008 से ठीक 1 साल बाद यानी कि 2009 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में कई खतरनाक हमले किए। इनमें पुलिस, सेना और आम लोगों को निशाना बनाया गया। ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान सरकार उनकी बात माने, सेना की कार्रवाइयां रोके और अमेरिका के साथ रिश्ता तोड़े। 30 मार्च 2009 को पाकिस्तान की लाहौर पुलिस अकेडमी पर हमला हुआ। इस हमले में 8 लोग मारे गए, ज्यादातर पुलिस वाले, और 100 से ज्यादा घायल हुए। टीटीपी के लीडर बैतुल्लाह महसूद ने तब ये कहा था कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशंस का बदला था। इसके बाद 4 अप्रैल को भी इस्लामाबाद में एक सैन्य कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ और इसमें 8 सैनिक मारे गए। उसके बाद अगले 24 घंटों में 2 और हमले हुए, एक अफगानिस्तान सीमा के पास मार्केट में जिसमें 17 लोग मारे गए और दूसरा चकवाल में एक मस्जिद पर जिसमें 26 लोग मारे गए। उसके बाद 2009 5 अक्टूबर में पाकिस्तान के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफिस पर भी हमला हुआ। इसमें भी 5 लोग मारे गए थे। यानी पाकिस्तान में भी 1-2 साल के अंदर आतंकी हमले हो रहे थे। खैर, शर्म अल शेख समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 के बाद भी आतंकी हमले हुए और इस समझौते ने कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क को पाकिस्तान ने खत्म किया। पाकिस्तान में 26/11 के आरोपियों की सुनवाई रुकी और काफी देर तक चली, जिससे भारत को निराशा हुई। तहव्वुर राना को ही भारत लाने में कई साल लग गए। यानी जितने दावे पाकिस्तान करता आया था वो सब एक एक करके झूठे साबित हो रहे थे। दूसरी तरफ भारत में तब की कांग्रेस वाली यूपीए सरकार को लेकर एक परसेप्शन बनता गया। इसमें आतंकी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी खिलाने की बात लोगों के दिमाग में बस गई, जिसने यूपीए के खिलाफ और खराब माहौल बनाया। पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह की बातचीत को समर्थन देने के कॉन्सेप्ट को जनता ने अपने दिमाग से ही निकाल दिया। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आई। नरेंद्र मोदी ने कई बयान दिए, जैसे भारत की ओर जिसने भी आंख उठाई उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो जितने ज्यादा लव लेटर भेजते थे उतने ही आतंकी पाकिस्तान से भारत में आते थे। साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को प्रेम पत्र भेजना बंद करो जब वो भारत पर हमलों का सहारा ले रहा है। इस तरह के बयान भी आए कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, नए भारत को कोई छेड़ता है तो ये छोड़ता नहीं। परसेप्शन के लेवल पर इन बयानों ने पाकिस्तान के प्रति पूरा रुख बदल दिया। विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स ने भारत की पाकिस्तान के प्रति बदली विदेश नीति के तौर पर देखा और बदले हुए अंदाज और परसेप्शन के लिए आज भी शर्म अल शेख जैसे समझौते
चारा की तरह काम करते हैं, जिसमें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि ये समझौता यूपीए सरकार की नाकामी रही थी। आप इन मामलों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।